तो आज ये हमारी ऑप्टिक्स की थर्ड क्लास है और हमने रिफ्रैक्शन स्टार्ट कर दिया था। तो उसमें आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। अब जो सेकंड मीडियम है वो क्या कर रहा है, लाइट को डेविएट कर रहा है उसके मीडियम से, उसकी डायरेक्शन से डेविएट कर रहा है और वो जो मीडियम होता है वही हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जस्ट कुछ नहीं है, ये एक नंबर होता है जो इंडिकेट करता है पावर को। दैट इज इसने क्या करता है, ये डाइवर्ट कर देता है लाइट को फ्रॉम इट्स पाथ। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहली चीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई डायमेंशन नहीं होता, आई मीन दैट इज हम यहाँ पे लिख सकते हैं यूनिटलेस, ये यूनिटलेस रहता है। थर्ड, रिफ्रैक्शन का जो बेसिक कॉज है, ये ऑलवेज पूछा जाता है, जो रिफ्रैक्शन होता है इसका बेसिक कॉज क्या है। इसका बेसिक कॉज है कि जो वेलोसिटी होती है वो चेंज हो जाती है, एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाते हैं तो हमेशा वेलोसिटी चेंज रहती है। ओके नाउ तीसरी चीज, अब जैसे ये कोई इंटरफेस है और ये मैंने इस पे नॉर्मल डाल दिया, तो नॉर्मल पे जो कोई रे इंसिडेंट करती है वो जिस डायरेक्शन में जाती है उसी डायरेक्शन में वो वापस आ जाती है। तो ये थर्ड पॉइंट था कि अब अगर कोई रे इंसिडेंट है और वो नॉर्मल टू दी सरफेस है, ये नॉर्मल था सरफेस का 90 डिग्री, तो जैसे इस पे ये गएगी नॉर्मल डिग्री, नॉर्मल नॉर्मल पे जाएगी तो ये उसी डायरेक्शन में वापस आ जाती है। तो ये एक छोटा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेके था। अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट है काफी। नाउ नेक्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इसके रिलेशन को समझते हैं, ठीक है। इसको म्यू सिंबल से डिनोट किया जाता है। नाउ अब एक रिलेशन को समझते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेशन, इसका रिलेशन क्या है, देखो ये कोई इंटरफेस है और ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है और मैं इस पे कोई नॉर्मल डिज़ाइन करता हूँ। ये नॉर्मल मैंने लगा दिया ऐसे, दैट इज n और ये n डैश, ठीक है। नाउ एक रे मैंने इस पे लगाई एंगल आई पे, इंसिडेंट रे जिसको बोला जाता है, ये इंसिडेंट रे है जो एंगल आई बनाती है। अब इस रे को सीधा जाना था, ऐसे ऐसे सीधा जाना था, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई ऐसे, तो इसने एंगल आर बनाया। यहाँ पे मैं इसका नाम लिख देता हूँ पी क्यू आर और ये एन डैश, ठीक है। ये मैंने एक डायग्राम बनाया। अब देखो यहाँ से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे। अब देखो जो ये लाइट है, जो ये रे आ रही थी सीधी, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, मतलब इसका पाथ जो था वो कौन से मीडियम में चेंज हुआ, वो चेंज होता है मीडियम 2 में। तो हम एक चीज याद रखिएगा, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो लाइट के पाथ को चेंज कर रहा है वो यहाँ पे लिखा जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, और जो वो लाइट जहां से आ रही थी मीडियम 1, तो इसको बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। इसका मतलब ये होता है। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें हमेशा ये साइन आई अपॉन इस रेशो में डिवाइड रहता है। ओके, अब इस आई की वैल्यू निकालते हैं। मैं इस ट्रायंगल को लेता हूँ, मैं इसको ऐसे मिला देता हूँ, ये वाला एंगल लाइक दिस और एक ये। अब ये वाला एंगल देखते हैं, तो ये आ जाएगा साइन आई किसके बराबर है, पी क्यू एन, ये वाला एंगल डिवाइड बाय आर, आर ये रहा हमारा, यानी कि आर क्यू एन डैश। नाउ ये तो ये है कि जब रे हमारी ऐसे जा रही थी। नाउ अप्लाई रिवर्सिबिलिटी रूल।
रिवर्सिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि अगर मैं एक लाइट इधर से ऐसे लगाएं लाइक दिस, मेरे पास ये कोई लेजर लाइट है, अगर ये चलेगी, नहीं चल रही है अभी, ओके कोई बात नहीं। तो अगर मैं एक लाइट यहाँ से लगाएं तो वो वापस उसी पाथ को फॉलो करेगी जिस पाथ से वो आ रही थी ऐसे, तो इधर से भी वो रिवर्सिबिलिटी का रूल आएंगे। तो यहाँ पे भी अगर अब मैं लाइट इधर से लगा रहा हूँ इधर से, तो ये एंगल आई हो जाएगा ये वाला, और ये एंगल आर हो जाएगा। तो अब लाइट इस मीडियम से गई, इस मीडियम में चेंज हो रही है, मतलब ये नॉर्मल से दूर जा रही है। तो लाइट किस में चेंज हो रही है? फर्स्ट मीडियम में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मीडियम जिसमें चेंज होती है और वो लाइट जहाँ से आ रही है उसका। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 2 वो क्या होगा? वो होगा साइन आई अपॉन के साइन आर। अभी यहाँ पे साइन आई कौन था? ये वाला आई था, यानी कि आर क्यू एन डैश अपॉन के साइन आर ये था, यानी कि पी क्यू एन। अब एक चीज देखो यहाँ से, ये वाली इक्वेशन एंड ये वाली इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन में देखो आर क्यू एन डैश यहाँ पे नीचे है और यहाँ पे ऊपर है ये वाला, और अगर यहाँ पे देखा जाए ये ऊपर है ये नीचे, मतलब एक दूसरे का रिवर्स है। तो मैं इन दोनों को ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं इन दोनों को यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं इन दोनों को यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम वन का, वो इनवर्स होगा किसका? इसका। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं बहुत सारे। तो यहाँ से मैंने इसको रिवर्स कर दिया। न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाएंगे? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है मीडियम वन का 2, ये 2/3 ऐसे दिया गया है। मीडियम वन का विद रिस्पेक्ट टू 2 ऐसे बोल देगा, मतलब मीडियम वन का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया विद रिस्पेक्ट टू 2/3। तो वो आपसे पूछेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए मीडियम 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1। तो आपको कुछ नहीं करना, जो वैल्यू दे रखी है इसको डिनोमिनेटर में लिख दो, तो ये आ जाएगा 3/2। दैट इज द राइट आंसर। इसके ऊपर बड़े न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज रहती है। 1 मीडियम 2 मीडियम कुछ भी हो सकते हैं। 1 की जगह एयर भी आ सकता है, इसकी जगह ग्लास भी आ सकता है, ग्लास नीचे भी आ सकता है ऊपर भी आ सकता है। मीडियम वो आपको एग्जाम में मेंशन करेगा। ओके, तो ये था हमारा रिलेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और हम इससे निकाल सकते हैं ये सारी चीजें, एक छोटा सा फॉर्मूला। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर किस तरह से सवाल बन सकता है उसको समझते हैं। अभी हमने ये 2 फॉर्मूले देखे कि अगर आपको एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है और आपसे दूसरे का पूछ लिया जाए तो आप निकाल सकते हो। अगर आपको 2 मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है और उन दोनों में से एक का पूछ रहा है, तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। जैसे अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, और पूछ भी वही रहा है कि ग्लास, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये यहाँ पे ऐसे, ये यहाँ पे ऐसे। ओके, नाउ अब इसको करते हैं। पहले इसको देखो जरा, इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, किसका? ग्लास का। किसके रिस्पेक्ट में है? वाटर के रिस्पेक्ट में। कितना दे रखा है? 4/3। पूछा क्या है? कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालो विद रिस्पेक्ट टू ये। तो मुझे कुछ नहीं करना, बस इसका इन्वर्स कर दो। मतलब अगर मैं इसका ऐसे कर दूं तो ये आंसर आ जाएगा मेरे पास 1/4/3, यानी कि 3/4 इज द राइट आंसर। देखते ही पता चल रहा है। एक तो ये है ना। दूसरा, इसमें देखो हमें क्या दे रखा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना दे रखा है? 3/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हमें कितना दे रखा है? 4/3। कहता है इन दोनों के बीच में एक इंटरफेस का मतलब जब वहां से पाथ चेंज हो जाएगा। कहता फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। निकालो। ये है तो ये ऊपर लिख दो यूजी, और ये है नीचे लिख दो बस। इसकी वैल्यू क्या है? 3/2, और इसकी वैल्यू क्या है? 4/3। बस आप इसको सोल्व कर दो तो ये आंसर आ जाएगा 9/8।
तो ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से पूछे जाते हैं। अब रिफ्रैक्शन का एक इफेक्ट समझते हैं। देखो अक्सर हम जब सुबह उठते हैं तो हमें रोशनी दिखती है, लेकिन हमें सूरज नहीं दिखाई देता। शाम को भी ऐसे ही होता है, सूरज छिप जाता है लेकिन फिर भी हमें वो रोशनी दिखाई देती है। अब ऐसा क्यों होता है उसको समझते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारी अर्थ है, ओके, और इसकी घूमने की डायरेक्शन हम लेट्स सपोज ऐसे कर लेते हैं, ऐसे घूम रहा है, और यहाँ पे सन है, ओके, और इससे पैरेलल रेज ऐसे आ रही है, ओके, एक सेकेंड, ऐसे पैरेलल रेज आ रही है ये वाली सन रेज से। अब हमारे अर्थ के चारों तरफ मान लीजिए ये वाला, ये वाला, और अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट पे इधर आने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे ब्राइटर होगा और यहाँ पे डार्कर होगा। जैसे मैं इधर आऊँगा इस पॉइंट से तो यहाँ पर मुझे दिन मिलेगा, और इस पॉइंट से मैं इधर आऊँगा तो मुझे रात मिलेगा। इधर दिन क्यों? क्योंकि इधर सन की लाइट आ रही है। और हमें पता है हमारे जो अर्थ है उसके चारों तरफ एक, हमारे अर्थ के चारों तरफ एक एटमॉस्फेयर है, वो हमें अच्छे से पता है, लाइक दिस, चारों तरफ एक एटमॉस्फेयर है, ओके। मान लेते हैं, अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं बड़ा अच्छा सा। यहाँ पर सुबह के 5:55 हुए हैं और यहाँ पर 6 बजेंगे। तो जैसी यहाँ से सनलाइट आ रही है तो होता क्या है, सनलाइट, अब हमें पता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो चेंज होती है, टोटली चेंज हो जाती है। तो अब क्या होता है, यहाँ पे मीडियम कुछ और है, मान लेते हैं मीडियम 1 और ये मीडियम 2। यहाँ पे जो मीडियम है, यहाँ पे जो लाइट है वो सीधी चलेगी, जैसे दूसरे मीडियम में आएगी उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पे देखना है मुझे वो लाइट यहाँ पे क्यों दिखती है। अब इसको देखो, ये लाइट भी ऐसे आ रही है, ऐसे, ओके। अब यहाँ पे मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ तो ये थोड़ी सी बैंड ऐसे हो जाती है, ऐसे यहाँ पे, और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने नॉर्मल किया तो ये ऐसे आ जाती है, और मैंने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया तो यहाँ तक आ जाती है। तो लाइट एक तरह से ऐसे घूमती आ रही है जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो मतलब ये पूछा जाता है कि अर्ली राइज क्यों हो जाता है, वाई अर्ली राइज, जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सन इज राइज अर्ली ड्यू टू रिफ्रैक्शन। हम ऐसे लिख सकते हैं, हाँ, सनराइज अर्ली इन द अर्ली is due to refraction। तो रिफ्रैक्शन का सबसे बढ़िया एग्जांपल है जो हम डेली अपनी लाइफ में देखते हैं। सिमिलरली शाम को ये सनरेज ऐसे आ रही है, यहाँ से मैं जब इस पॉइंट पे जाऊँगा, ये शाम के यहाँ पे मान लेते हैं ये 5-6 बजे हुए हैं या 5:58 है, मैं यहाँ पे 7 बजे आ जाऊँगा, तो यहाँ पे भी गर्मियों के दिनों में हमें यहाँ पे रोशनी नज़र आती है। ऐसा क्यों होता है, जैसी ये लाइट आ रही है यहाँ से लाइक दिस, मैंने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया ऐसे, तो मीडियम चेंज होगा तो ये ऐसे घूम जाएगी, फिर मीडियम चेंज होगा ये ऐसे घूम जाएगी, फिर मीडियम चेंज होगा ऐसे। तो यहाँ पे भी क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। इसी वजह से क्या होता है, शाम के टाइम भी हमें कुछ रोशनी नजर आती है। तो मैं ये पॉइंट यहाँ पे लिख सकता हूँ, सनराइज टेक प्लेस अर्ली एंड सनसेट, ये पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं, सनराइज टेक प्लेस अर्ली एंड दूसरा होता है सनसेट इज डिलेड ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ये भी हमें रिफ्रैक्शन की वजह से ही दिखता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 नंबर में अक्सर पूछ लिया जाता है। सनराइज और सनसेट किसकी वजह से होता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। कि सुबह हमें जल्दी दिखाई देता है, शाम को भी वो लेट होता है, इस वजह से सनराइज। ओके।
नाउ अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये तो था एक इफेक्ट हमने देखा है इसका। अब इसके थोड़ा सा और आगे चलते हैं। रिफ्रैक्शन में एक केस आगे चलते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम। रिफ्रैक्शन थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम। इसमें तीन चीजें हम कंसीडर करके चलेंगे। नंबर एक, ग्लास स्लैब। नंबर दो, ठीक है जी, प्रिज्म। एंड नंबर थ्री, लेंस। ये तीनों ही चीजें ट्रांसपेरेंट होती है। क्या इनमें भी रिफ्लेक्शन होता है? तो हाँ, इनमें भी रिफ्लेक्शन होता है और इनको वन बाय वन समझेंगे। देखो, पहली चीज नंबर एक है हमारा ग्लास स्लैब। ओके, आई विल शो यू द ग्लास स्लैब। ये मेरे पास ग्लास स्लैब है। अगर आप देखो यहाँ पे, ये ग्लास स्लैब है। तो ग्लास स्लैब में क्या होता है, जब हम एक तरफ से लाइट डालते हैं तो ये वाला इंटरफेस है और ये वाला इंटरफेस है। बाकी कोई भी बाउंड्री इसकी इंटरफेस का काम नहीं करेंगे अगर हम इस तरफ से लाइट डाल रहे हैं। ठीक है, तो एक छोटी सी चीज है। तो ये हमारा ग्लास स्लैब है एंड मैं आपको प्रिज्म भी दिखा देता हूँ। प्रिज्म, ग्लास स्लैब। तो ये तीनों चीजें मैं इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। दैट इज ये तीनों चीजें। नाउ, तो जो हमारा, अगर इसमें देखें तो जो हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो प्लेन है और एक दूसरे के पैरेलल है। रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो होता है वो प्लेन है। इन यहाँ पे लिख देते हैं, इन ग्लास स्लैब रिफ्रैक्टिव सरफेस इज प्लेन एंड, और ये दोनों, ये वाले सरफेस दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं एंड पैरेलल। नंबर दो, अब ग्लास प्रिज्म में देखो। अब ये रहा ग्लास प्रिज्म। अब ग्लास प्रिज्म में देखो, इसके हम कोई भी प्लेन, कोई भी सरफेस कंसीडर करके चलते हैं। इधर से आप लाइट डालोगे तो किधर से भी निकल सकती है। तो इसके जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं वो भी क्या है, प्लेन, लेकिन पैरेलल बिल्कुल भी नहीं है। पैरेलल इसमें नहीं आ रहे। अगर आप ग्लास स्लैब में देखोगे तो ये दोनों, ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस पैरेलल है और इसमें पैरेलल नहीं है। तो यहाँ पे लिख दो, इन प्रिज्म रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज प्लेन, ये प्लेन होते हैं एंड नॉट पैरेलल। नंबर थर्ड, लेंस। ओके, आई विल शो यू द लेंस। देखो, इसके जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं वो हम उनको प्लेन नहीं बोलेंगे, ये कर्व हो जाएगा। दूसरा, ये पैरेलल नहीं होते। तो एटलीस्ट वन सरफेस इज कर्व्ड एंड नॉट पैरेलल। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट है। अब इनका रिफ्रैक्शन समझेंगे, मैथमेटिकली भी इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे ये सब चीजें ऐसे क्यों होती है। तो अभी जो हम नेक्स्ट करेंगे वो है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। देखते हैं ग्लास स्लैब में कैसे रिफ्रैक्शन होता है। तो मैंने ये एक ग्लास स्लैब लिया, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ये फिर से मीडियम 1 आ जाता है। ये हम सभी जानते हैं ग्लास स्लैब। और ग्लास स्लैब में क्या है, दोनों साइडें पैरेलल होती हैं जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है, बाकी कोई भी साइड यूज नहीं होगी इसकी। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़, मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ लिख देता हूँ, मीडियम 1। एक रे मैंने ऐसे लगाई और इस रे पर मैंने ये नॉर्मल ड्रॉ किया, लाइक दिस। ये नॉर्मल है एंड इसका नाम क्या रख दो, ठीक है, एन डैश रख दो, एज यू विश। तो इंसिडेंट रे एंगल आई पे गई और इसको जाना तो सीधे था, ऐसे
सीधा जाना था, लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज हुआ, रेयर से डेंसर मीडियम में गया, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया ऐसे, लाइक दिस। तो ये एंगल आर, ये आपकी इनकमिंग रे है, ये आपकी रिफ्रैक्टिंग रे है। अगर यहां पे भी नॉर्मल लगा दिया जाए ऐसे, तो अब ये डेंसर से रेयर जा रही है, तो मतलब इसको ऐसे सीधा जाना था, ऐसे ऐसे सीधा जाना था इसको, तो ये नॉर्मल से अवे चली जाती है ऐसे। तो अगर आप देखोगे तो सेम पैरेलल होता है, बिल्कुल पैरेलल। तो जो स्टार्टिंग वाली रे थी, अगर उसको सीधा बढ़ा दिया जाए और ये जो फाइनल रे निकल कर आती है, इन दोनों के बीच में ये जो शिफ्ट होता है, ये वाला शिफ्ट, इस शिफ्ट को बोला जाता है लेटरल शिफ्ट। ये होता है लेटरल शिफ्ट। मैं इसका नाम रख देता हूँ, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये R पॉइंट है, PQR, और ये S पॉइंट है, इसका T नाम रख देते हैं, ठीक है। नाउ तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इन ग्लास स्लैब light ray undergoes a lateral shift। ये चीज तो इसमें होता है लेटरल शिफ्ट। हमारा जो हमारा ग्लास स्लैब होता है उसमें लेटरल शिफ्ट होता है, ठीक है। नाउ अब इसकी थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखते हैं। ये अक्सर पूछा जाता है कि कितना शिफ्ट हुआ, ये यहाँ से इधर कितना शिफ्ट हुआ, अब ये सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक ये इतना शिफ्ट हुआ जी, इतना शिफ्ट हुआ, यहाँ से यहाँ इतना शिफ्ट हुआ। इस पॉइंट का नाम रख देते हैं U, ओके। तो यहाँ पे लिख सकते हैं लेट जो UR है ये क्या है, लेटरल शिफ्ट, ओके। अगर ये लेटरल शिफ्ट है तो हम इसमें ले सकते हैं इसकी पूरी थिकनेस, T मान लेते हैं, इस पूरे की थिकनेस। ये जो ग्लास स्लैब है, मैं आपको ग्लास स्लैब दिखा देता हूँ। ये ग्लास स्लैब है, यहाँ से लाइट गई, इसको सीधा जाना था लेकिन वो यहाँ से निकलती है। इस ग्लास स्लैब की जो थिकनेस है, ये वाली जो थिकनेस है, इसको हम T मान लेते हैं। लेट थिकनेस ऑफ ग्लास इंसिडेंट रे। नाउ ये आपकी इंसिडेंट रे हो जाती है। आप इसमें एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हो कि व्हेन इंसिडेंट रे गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल एंड इट गोज व्हेन मीडियम 2 टू मीडियम 1 इट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यू कैन आल्सो ऐड, अगर आपको टॉपिक 5 नंबर में दिया है तो आप इसको बढ़ा के लिख सकते हो, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट खास है नहीं, हमें जस्ट नॉर्मल कैलकुलेशन हमें देखनी थी। लेकिन आपको इसमें ये एक शिफ्ट याद रखना है, लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट किसमें होता है, ग्लास स्लैब में होता है, ओके। नाउ ये एक छोटी सी वो थी इसमें। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। मैं क्या करता हूँ, ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, तो अगर ये एंगल आई तो ये पूरा एंगल भी कितना होगा, आई होगा। ये पूरा एंगल आई, तो ये पूरा एंगल आई है, तो ये आर है। तो अगर इस आई में से आर घटा दे तो ये एंगल आ जाएगा मेरे पास आई माइनस आर। ये वाला एंगल आ गया मेरे पास आई माइनस आर, आई माइनस आर, ये एंगल मेरे पास इतना आ गया। नाउ अब एक काम करते हैं, अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं इसको कैलकुलेशन करता हूँ, इसको यहाँ से मिटा देते हैं लेटरल शिफ्ट के बाद। अब इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखते हैं। अब एक ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल QRU, इन ट्रायंगल QRU। इस ट्रायंगल में देखो, यहाँ पे अगर मुझे साइन निकालना है, ये वाली ट्रायंगल QRU, मैं यहाँ पे साइन क्यों यूज करते हैं, साइन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि मुझे थिकनेस इसकी लेटरल शिफ्ट निकालना है। और ट्रिग्नोमेट्री के कौन से फॉर्मूले में ये वाला डिस्टेंस कवर होता है, तो हमें वो है साइन वाला। तो साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले।
परपेंडिकुलर अपॉन के हाइपोटेन्यूज, तो इसमें परपेंडिकुलर ये है, ये वाला यू आर, हाइपोटेनियस क्या है क्यू आर। एक चीज तो हमारे पास ये आ जाती है यहाँ पर ना। अब एक ट्रायंगल और लेते हैं हम यहाँ पर, एक ट्रायंगल ये लेते हैं, एक ट्रायंगल ये, एक ये, एक ये। इसमें देखो, इसमें हम इन ट्रायंगल क्यू आर के, अगर इस ट्रायंगल में देखा जाए तो ये सारी चीजें, इसमें मैं निकालेंगे कोस, क्योंकि अब मुझे एक ये वाला चाहिए, थिकनेस चाहिए, ये सारी चीज़ मुझे चाहिए। क्यू आर अगर हम निकालेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, तो मुझे ये वाली साइड चाहिए, क्योंकि ऊपर मैंने ये साइड यूज़ की है। तो कोस सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बी बाय एच, बी बाय एच। तो बी ये है जिसकी थिकनेस क्या है टी अपॉन के, एच क्या होता है हाइपोटेनियस, यानी कि ये वाला क्यू आर, ये वाला होता है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब एक काम करते हैं, अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं। डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2। अब इनको डिवाइड करके देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन आई माइनस आर डिवाइड बाई कोस आर। एक दूसरे से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल होने के पास मेरे पास जो बचेगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा ये, तो ये मेरे पास आएगा यू आर अपॉन के टी, ये मेरे पास आएगा। और यहाँ पे यू आर क्या है, ये यू आर वो हमने स्टार्टिंग में देखा था, ये वाला यू आर, ये क्या है लेटरल शिफ्ट, हमें यही तो निकालना है, लेटरल शिफ्ट हमें निकालना है, इसको निकाल लेते हैं ना। अब हम यहाँ से यू आर निकालते हैं। अगर मैं यू आर यहाँ से निकालूँ तो ये आ जाएगा टी इंटू साइन आई माइनस आर अपॉन के कोस आर। कितना लेटरल शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज लेटरल शिफ्ट। अब ये लेटरल शिफ्ट किस किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है एंगल आई पे, कि अगर इस एंगल को मैं और नीचे ले जाऊं तो ये और बढ़ जाएगा, अगर और नीचे ले जाऊं, एंड इट इज डिपेंड ऑन एंगल आई, और किस पर डिपेंड करता है, अगर इसकी थिकनेस को भी बढ़ा दिया जाए उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये मेजर पॉइंट है, ठीक है। तो ये छोटी सी कैलकुलेशन थी, अक्सर ये पूछ ली जाती है बोर्ड एग्जाम में कि रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब प्रूफ करिए। तो ये था हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, इसमें बस लेटरल शिफ्ट होता है।